दोस्तों, आपका स्वागत है इंजीनियर्स वर्थ लैब में। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे सेक्टर की जो कि इंडिया की ग्रोथ स्टोरी में एक इम्पोर्टेंट पिलर है, एनबीएफसी। लेकिन सवाल ये है कि कौन सी कंपनी आपके पोर्टफोलियो के लिए सही चॉइस हो सकती है। आज हम कंपेयर करने वाले हैं होम फर्स्ट फाइनेंस वर्सेस एप्टस वैल्यू हाउसिंग को। ये दोनों एक ही के सेक्टर के बड़े प्लेयर्स हैं और वीडियो के एंड तक आपको क्लियर आइडिया मिल जाएगा कि फंडामेंटल्स, ग्रोथ और वैल्यूएशन के हिसाब से कौन सबसे स्ट्रांग है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे एप्टस वैल्यू हाउसिंग की। अगर हम कंपनी के बिजनेस को देखें तो कंपनी जो है वो स्मॉल बिजनेसेस लोन को प्रोवाइड करती है, जो कि पिछले 16 साल से इसी काम को कर रही है। अगर हम कंपनी का फोकस देखें, जो कि कंपनी का फोकस मेन है, वो है होम लोन्स का, जो कि आरबीआई से रेगुलेटेड भी है और एक स्ट्रॉन्ग प्रोफेशनल मैनेजमेंट के द्वारा बैक्ड है। अगर हम कंपनी के फाउंडर्स को देखें तो कंपनी के फाउंडर्स और प्रमोटर्स भी एक मार्क्यू इन्वेस्टर्स रहे हुए हैं। अगर हम कंपनी की प्रेजेंस की बात करें तो कंपनी अभी साउथ इंडिया में प्रेजेंट है, जो कि अपने बिजनेस को स्केल कर रही है। लगभग कंपनी की 301 ब्रांच हैं, जो कि 6 स्टेट्स और 1 यूनियन टेरिटरी में है। अगर हम कंपनी की प्रोफाइल देखें तो कंपनी ने 1.65 लाख कस्टमर्स को सर्व किया हुआ है, जो कि लोअर इनकम ग्रुप के हैं, जिसमें से 80%। अगर हम कंपनी की ब्रांचेस देखें, जो कि 301 ब्रांच है और कंपनी में 3,429 एम्प्लॉय काम करते हैं। अगर हम कंपनी की जर्नी की बात करें तो कंपनी की जो जर्नी रही है वो दो FY 2010 में रजिस्टर हुई थी, जो कि FY 2012 में प्रॉफिटेबल बन चुकी थी और 2015 में ये कंपनी 4 स्टेट तक एक्सपेंड कर चुकी थी। 2018 में भी कंपनी की 100 ब्रांचेस हो चुकी थी और कंपनी जो है वो अभी करीब 28% के CAGR से रन कर रही है 2020 से 2025 के बीच में। अगर हम कंपनी की रेटिंग की बात करें तो कंपनी की जो रेटिंग है वो AA है और जो कि स्टेबल कैटेगरी में जाती है। कंपनी ने इस साल में 20% ROI को भी क्रॉस कर चुकी है। अगर हम कंपनी के AUM की बात करें, जो कि 10,000 करोड़ से भी ज्यादा हो चुका है और जिसकी 300 ब्रांच भी क्रॉस हो चुकी हैं। दोस्तों, अगर हम कंपनी की स्ट्रेंथ की बात करें तो कंपनी अभी साउथ इंडिया में फोकस करती है, जो कि नॉन साउथ की तरफ भी मूव करने की कोशिश कर रही है। अगर हम इनके कस्टमर्स बेस की बात करें तो इनके कस्टमर्स भी LIG ग्रुप के हैं, जो कि लोअर इनकम ग्रुप है। अगर हम कंपनी के प्लेटफॉर्म की बात करें, जो कि एडवांस टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है और कंपनी का मैनेजमेंट भी प्रोफेशनल है, जो कि पहले मार्क्यू इन्वेस्टर्स भी रहे हुए हैं। अगर हम कंपनी के कॉस्ट मॉडल की बात करें तो कॉस्ट एफिशिएंट मॉडल है इनका, जो कि फुल इन हाउस मेड है। अगर हम कंपनी के एसेट क्वालिटी की बात करें तो कंपनी की एसेट क्वालिटीज भी अच्छी हैं, जो कि और क्रेडिट रेटिंग भी इनकी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इंप्रूव होती हुई हमें दिखाई दे रही है। दोस्तों, कंपनी का फोकस होम लोन्स पर है और साथ ही स्मॉल बिजनेस लोन को एग्रेसिवली एक्सपेंड कर रही है। रिटेल हाउसिंग फाइनेंस में अभी भी बहुत बड़ा ग्रोथ पोटेंशियल अवेलेबल है। हाउसिंग लोन और स्मॉल बिजनेस लोन दोनों से स्टेबल और स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू आता है। लोन टिकट साइज भी यूजुअली 8 से 20 लाख रेंज में होता है और कस्टमर कैटेगरीज अलग अलग डिजाइन की गई हैं ताकि ग्रोथ हो सके और रिस्क भी कंट्रोल में रहे। दोस्तों, अगर हम कंपनी की हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस की बात करें तो FY 24 में नंबर ऑफ ब्रांचेस 262 हुआ करती थी, जो अब बढ़कर के 300 हो चुकी हैं। अगर हम कंपनी के नंबर ऑफ कस्टमर्स को देखें तो फाइनेंशियल ईयर 2024 में 1,33,000 थे, जो अब बढ़कर के 1,61,000 हो चुके हैं। अगर हम कंपनी की लोन बुक की बात करें तो लोन बुक भी 8,722 करोड़ से बढ़कर के अब 10,865 करोड़ की हो चुकी है। तो ये भी हमें 28% से बढ़ती हुई ईयर ऑन ईयर बेसिस पे दिखाई दे रही है। अगर हम कंपनी के रिटर्न ऑन एसेट देखें तो वो जरूर हमको ईयर ऑन ईयर बेसिस पे थोड़े से कम होते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो कि 8% से घट करके अब 7.7% के हो गए हैं। अगर हम ROE की बात करें तो ROE भी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, जो 17.3% से बढ़ करके अब 18.8% का हो चुका है। और NPS भी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे थोड़े से बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो कि 0.80% से बढ़ करके 0.89% के हो चुके हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। दोस्तों, एप्टस वैल्यू उन कस्टमर्स को फोकस करती है, एक जो घर खरीदना चाहते हैं, जो कि लोअर मिडिल इनकम फैमिलीज होती हैं और Tier 2, Tier 3, Tier 4 सिटीज में रहती हैं, जिसका एवरेज टिकट साइज है 9.4 लाख का और एवरेज टेन्योर है 10.3 इयर्स का। वहीं उस पे एवरेज यील्ड है 15.6% की। दूसरे जो है जो घर बनाना चाहते हैं, उनका एवरेज टिकट साइज है 8.5 लाख का। वहीं उसका एवरेज टेन्योर है 9.1 इयर्स का और एवरेज यील्ड है 17.5% की। तीसरे वो हैं जो बिजनेस करना चाहते हैं, जो कि हमारे Tier 2, Tier 3, Tier 4 सिटीज में रहते हैं और जिसका एवरेज टिकट साइज 9.1 लाख का है। वहीं उस पे एवरेज टेन्योर 7.7 ईयर्स के लिए है और एवरेज यील्ड भी 20.1% की है। दोस्तों, अगर हम एप्टस के AUM डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो जहां इनके AUM डिस्ट्रीब्यूशन का 4,597 करोड़ आंध्र प्रदेश से आता है, वहीं तमिलनाडु से 3,623 करोड़ आता है और तेलंगाना से 1,749 करोड़, कर्नाटका से 842 करोड़ और उड़ीसा और महाराष्ट्र से 54 करोड़ आता है।
वहीं इनके एयूएम में ग्रोथ आंध्र प्रदेश में ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 29% की है, तमिलनाडु में 15% की है, तेलंगाना में 29% की है, कर्नाटका में एयूएम ग्रोथ 24% की है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। वहीं उड़ीसा और महाराष्ट्र में करीब ये 262% की है, जो कि जहां पे ये नया नया अपना बिजनेस एक्सपेंड करने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, अगर हम कंपनी के एयूएम को सेगमेंट वाइज देखने की कोशिश करें, तो यहाँ ये 61% इनका होम लोन से आता है, वहीं इनका 14% होम कंस्ट्रक्शन बिजनेस से आता है, करीब 3% इनका इंश्योरेंस से आता है और 3% ही इनका टॉप अप लोन से आता है। वहीं 90% इनका स्मॉल बिजनेस लोन से आता है, जहाँ पे ये 78% इनके एलआईजी कस्टमर्स हैं जो कि लो इनकम ग्रुप वाले हैं, 78% ही इनके सेल्फ एम्प्लॉयड कस्टमर्स हैं जो कि बिजनेस के लिए लोन लेते हैं, 83% ये रूरल को फोकस करते हैं और 100% इनका इन हाउस सिक्योरिंग है। अगर दोस्तों हम कंपनी की क्वार्टर वन की परफॉर्मेंस देखें, तो क्वार्टर वन FY25 में जहां ये 675 करोड़ का इनका डिस्बर्समेंट रहा, वही वो क्वार्टर वन FY26 में बढ़ करके 775 करोड़ का हो गया, यानी कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तकरीबन ये 15% से बढ़ता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। जहां इनका एयूएम लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में ये 9,072 करोड़ का था, वो अब बढ़ करके 11,267 करोड़ का हो चुका है, जो कि तकरीबन हमको ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 24% से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर हम इनके एनपीएस की बात करें, तो एनपीएस भी 1.30% से बढ़कर के 1.49% के हो चुके हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, जिसमें हमें 19 बेसिस पॉइंट का जंप दिखाई दे रहा है। अगर हम कंपनी के पैट मार्जिन को देखें, तो कंपनी का पैट भी 172 करोड़ से बढ़कर के 219 करोड़ हो चुका है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, जो कि तकरीबन हमको 28% से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं कंपनी का आरओए 7.7% से 7.9% का हो चुका है, जिसमें हमें 20 बीपीएस की जंप दिखाई दे रही है। अगर हम कंपनी का आरओई देखें, तो आरओई भी 18.1 से बढ़कर के 20.1 का हो चुका है, जो कि तकरीबन हमको 2% से बढ़ता हुआ ईयर ऑन ईयर बेसिस पे दिखाई दे रहा है। दोस्तों, अगर हम एप्टस वैल्यू की यील्ड, कॉस्ट ऑफ बोरोइंग और स्प्रेड की बात करें, तो जहां लास्ट ईयर में ये 8.6% की कॉस्ट ऑफ बोरोइंग थी, वो अब बढ़कर के 8.7% की हो चुकी है और इनकी यील्ड जो है वो 17.3% से बढ़कर के 17.4% की हो चुकी है। वहीं जो इनका स्प्रेड है वो कांस्टेंट रहा है, जो कि 8.7% का है। अगर हम इनको इसको क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपेयर करें, तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे जहां लास्ट क्वार्टर में ये इनकी कॉस्ट ऑफ बोरोइंग 8.7% की थी, वही अब कम होकर के 8.6% की हो चुकी है और इनकी जो यील्ड है वो सेम रही है 17.4% की। वहीं इनका जो स्प्रेड रहा है वो 8.7% का रहा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। दोस्तों, अगर एप्टस वैल्यू की हम फाइनेंशियल्स की बात करें, तो जहां कंपनी का मार्केट कैप तकरीबन 17,000 करोड़ का है, वहीं कंपनी का पीई 22 का है, आरओसी 15% का है, आरओई भी 19% के अराउंड है। वहीं कंपनी के रिटर्न ऑन एसेट्स यानी कि आरओए 7.42% के रहे हैं, जो कि काफी अच्छे माने जाते हैं। आरओसी आरओई भी एनबीएफसी के हिसाब से 18% और 15% के हैं, जो कि काफी अच्छे माने जाते हैं। प्राइस टू बुक भी 4 का है और प्रॉफिट ग्रोथ भी 25% की है। ईवी टू एबिटा वहीं 14.6 का है। अगर हम कंपनी के पी को देखें, तो पी भी 22 के अराउंड है, जो कि मीडियन पी से काफी कम दिखाई देता है। अगर हम इनकी सेल्स ग्रोथ देखें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, जो कि हमको बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, जो 25.47% से 29%, 26, 28, 29, 31% की हो चुकी है। अगर हम कंपनी के नेट प्रॉफिट को देखें, तो नेट प्रॉफिट भी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि 21% से बढ़कर 23%, 21%, 26% और 28% का हो चुका है। अगर हम कंपनी का ईपीएस देखें, तो ईपीएस भी हमको बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी, जो कि 3.44 का रिपोर्ट हुआ था करीब जून 2024 में, जो अब बढ़ करके 4.39 का हो चुका है। यानी कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे सेल्स भी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, नेट प्रॉफिट भी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और ईपीएस में भी ग्रोथ हमें दिखाई दे रही है। अगर हम कंपनी की कंपाउंड सेल्स देखें, जो कि 3 साल की 29% की रही है, वहीं 5 साल की है 28% की रही है। अगर हम कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ देखें, जो कि 27% की रही है 5 साल की, और 5 साल की 29% की रही है और 3 साल की 27% रही है। वहीं स्टॉक का प्राइस सिर्फ 1 साल में 12% से बढ़ा है। अगर हम कंपनी की बैलेंस शीट की बात करें, तो कंपनी के ऊपर जो लाइबिलिटीज हैं वो तकरीबन 11,243 करोड़ की हैं और जो एसेट्स भी हैं कंपनी के वो भी 11,243 करोड़ के हैं। अगर हम कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें, तो कंपनी में जहां एफ जो हैं वो तकरीबन 30% के हैं, वहीं प्रमोटर तकरीबन 40% के हैं, यानी कि काफी ज्यादा एफ का पार्टिसिपेशन है। वहीं अगर हम डी को देखें, तो वो भी तकरीबन 16% के हैं, यानी कि एफ डी का काफी अच्छा पार्टिसिपेशन में कंपनी में दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों, आपको कैसे लगे एप्टस वैल्यू के फाइनेंशियल्स, हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। अब देखते हैं दोस्तों दूसरी कंपनी यानी कि होम फर्स्ट फाइनेंस के क्वार्टर वन के रिजल्ट्स, फाइनेंशियल्स और उनका बिजनेस मॉडल। तो चलिए शुरू करते हैं।
दोस्तों अब बात करते हैं होम फर्स्ट फाइनेंस की, जो कि एक टेक्नोलॉजी ड्रिवन अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है और जिसकी प्रेजेंस पूरे पैन इंडिया में है, जो 80% ऑफ अफोर्डेबल हाउसिंग मार्केट को कवर करती है। अगर हम इनके एवरेज टिकट साइज की बात करें, जो कि तकरीबन 11 लाख का है, और ये एक ऐसे परिवार को कवर करते हैं जो कि जिनकी मंथली इनकम 50,000 से या उससे कम है, जिस 83% ऑफ एयूएम इसका उसी से आता है। अगर हम इनकी प्रेजेंस की बात करें तो ये 13 स्टेट्स में प्रेजेंस है, 142 डिस्ट्रिक्ट्स में, और जिसकी 158 ब्रांचेस हैं। अगर हम इनके असेट अंडर मैनेजमेंट की बात करें, जो कि तकरीबन 13,478 करोड़ का है, और इनके 1,23,672 कस्टमर हैं। 90% ऑफ इनके लोन जो हैं वो 48 आवर्स में अप्रूव हो जाते हैं। इनकी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी भी 1AA के अराउंड है। अगर हम इनकी लिक्विडिटी की बात करें तो इनके पास लिक्विडिटी भी है 3,378 करोड़ की। अगर हम कंपनी के S&P ग्लोबल रेटिंग की बात करें, जो कि 46 है इनका, और ESG रिस्क स्कोर भी 17.4 का है। दोस्तों अगर हम होम फर्स्ट फाइनेंस की जर्नी की बात करें तो होम फर्स्ट फाइनेंस की जर्नी 2010 में शुरू हुई थी, जो कि ट्रिपल बी माइनस से शुरू हुई थी इनकी रेटिंग, और अब बढ़ करके AA तक पहुंच चुकी है। और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इनका AUM भी ग्रो होता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि तकरीबन अब 1,34,787 मिलियन तक पहुंच चुका है, जो लास्ट ईयर में 1,27,127 मिलियन का था। यानी कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी इनका AUM तकरीबन 40% से ग्रो होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। अगर हम इनके AUM को देखें तो 2017 से कंटिन्यूअस 2025 तक ये हमें 40% से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, और इनकी रेटिंग भी कंटिन्यूअस अप्रूव हो रही है 2022 से, जो कि AA माइनस से AA तक पहुंच चुकी है 2022 से 2025 के बीच में। अगर हम इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में भी ये 40% जहां इनमें FIIs दिखाई देते हैं और 22% DIIs दिखाई देते हैं, वहीं पब्लिक का पार्टिसिपेशन मात्र 14.5% का है। FIIs में भी हमें जाने माने फंड्स दिखाई देते हैं, जैसे कि व्हाइट ओक कैपिटल मैनेजमेंट, वैनगार्ड ग्रुप, गोल्डमैन सैक्स, ब्लैक रॉक जैसे नामचीन फंड दिखाई देते हैं। वहीं MF में भी, म्यूचुअल फंड्स में भी हमें HDFC म्यूचुअल फंड, इन्वेस्को इंडिया, एडलवाइज, आदित्य बिरला सन लाइफ, कैनरा रोबेको, SBI म्यूचुअल फंड दिखाई देते हैं। तो काफी अच्छे नाम हमें FIIs और म्यूचुअल फंड्स में भी इनके दिखाई दे रहे हैं। अब बात करते हैं होम फर्स्ट फाइनेंस के एक ऐसे पॉइंट की जो इन्हें मार्केट में अलग बनाता है, उनका यूनिक वैल्यू प्रोपोजिशन फॉर कस्टमर्स। होम फर्स्ट फाइनेंस का मेन फोकस सैलरीड और सेल्फ एम्प्लॉयड लोगों पर है। इनमें से 75% से ज्यादा कस्टमर्स की एनुअल हाउस होल्ड इनकम 6 लाख से कम होती है। मतलब ये लोग लोअर टू मिडिल इनकम कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। इसके से 61% AUM इसी कैटेगरी से आते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, 19% कस्टमर्स ऐसे होते हैं जो पहली बार क्रेडिट ले रहे होते हैं, और ये 14% AUM कंट्रीब्यूट करते हैं। मतलब कंपनी एक लार्ज बेस को सर्व करती है जो पहली बार हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर एक्सेस कर रहे होते हैं। अब सवाल उठता है कि इन कस्टमर्स को सबसे ज्यादा दिक्कत किस चीज में होती है। ट्रेडिशनल बैंक्स की टफ डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस, लोन अप्रूवल में डिले, मिडिलमैन को इन्वॉल्वमेंट से एक्स्ट्रा कॉस्ट, और अपना डेली रूटीन डिस्टर्ब होने का रिस्क। यहाँ पर होम फर्स्ट फाइनेंस अपना डिफरेंस दिखाता है। ये कंपनी अपने कस्टमर्स को समझाने के लिए वेल ट्रेंड रिलेशनशिप मैनेजर रखती है, जो हर एक कस्टमर्स की फॉर्मल और इनफॉर्मल इनकम इवेल्युएट करके राइट साइज लोन डिसाइड करते हैं। अल्टरनेटिव डॉक्यूमेंट जैसे लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज, प्रॉपर्टी डीड्स भी एक्सेप्ट किए जाते हैं। लोन अप्रूवल का टर्न अराउंड टाइम सिर्फ 48 आवर्स का है। कस्टमर्स कन्वीनियंस के लिए होम फर्स्ट फाइनेंस ने मल्टीपल इनिशिएटिव लिए हैं। लोन और इंश्योरेंस के टर्म को समझाने के लिए मैंडेटरी काउंसलिंग सेशंस, डिजिटल एक्सेस टू लोन डॉक्यूमेंट्स, नो प्रीपेमेंट चार्जेस और इजी प्रीपेमेंट ऑप्शंस, और एक कस्टमर मोबाइल ऐप जिसमें लोन स्टेटमेंट, प्रीपेमेंट और सर्विस रिक्वेस्ट इजीली मैनेज किए जा सके। तो सिंपल शब्दों में, होम फर्स्ट फाइनेंस अपने कस्टमर्स को सिर्फ लोन नहीं देता, बल्कि उनका पूरा होम बाइंग जर्नी को इजी, फास्ट, ट्रांसपेरेंट बनाता है। यही उनका असली यूनिक वैल्यू प्रोपोजिशन है, जो उन्हें मार्केट में अलग बनाता है। दोस्तों अगर हम कंपनी की डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजी की बात करें तो जहां इनकी प्रेजेंस 13 स्टेट्स और यूटीज में, 142 डिस्ट्रिक्ट्स में 158 ब्रांचेस हैं, वहीं गुजरात में इनकी 36 ब्रांच हैं, 23 डिस्ट्रिक्ट्स में, महाराष्ट्र में 27 ब्रांचेस हैं 19 डिस्ट्रिक्ट्स में, और तमिलनाडु में 24 ब्रांचेस हैं 25 डिस्ट्रिक्ट्स में। तो जो कि 28.7% गुजरात कंट्रीब्यूट करता है इनके ग्रॉस लोन एसेट्स में, 14.2% महाराष्ट्र कंट्रीब्यूट करता है इनके ग्रॉस लोन एसेट्स में, और तमिलनाडु तकरीबन 12.6% कंट्रीब्यूट करता है इनके ग्रॉस लोन एसेट्स में। अगर हम इनके टोटल नंबर ऑफ ब्रांचेस को देखें तो जो कि 158 हैं और डिस्ट्रिक्ट्स 142 हैं। दोस्तों अगर हम कंपनी के डिजिटल अडॉप्शन की बात करें तो जहां 96% ऑफ कस्टमर्स रजिस्टर होते हैं इनके ऐप पर, वहीं जो इनकी
कस्टमर सर्विस रिक्वेस्ट रेज हैं वो तकरीबन 88% की हैं इनके ऐप पर Q1 FY26 में। अगर हम यूनिक यूजर लॉगिन्स की बात करें जो कि 46% के हैं Q1 FY26 में, और इनके नॉन कैश कलेक्शंस 97% के हैं Q1 FY26 में। अगर हम कस्टमर रेटिंग की बात करें जो कि गूगल प्ले स्टोर पर 4.3 है आउट ऑफ 5, और एवरेज टाइम स्पेंट बाय यूजर है 1 मिनट 36 सेकंड Q1 FY26 में। अगर हम इनके एवरेज पेमेंट पर यूजर की बात करें जो कि 41,320 का रहा है Q1 FY26 में, और नंबर ऑफ पेमेंट्स हुआ है कस्टमर्स वाया ऐप जो कि 26,358 हुए हैं Q1 FY26 में। दोस्तों, अगर हम कंपनी के एसेट अंडर मैनेजमेंट और डिसबर्समेंट को ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपेयर करें तो ये 96,978 मिलियन से बढ़ करके 1,27,127 मिलियन के हो चुके हैं, जो कि तकरीबन हमको 31% से बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं कंपनी के डिसबर्समेंट 39,634 मिलियन से बढ़ करके 48,053 मिलियन के हो चुके हैं, जो कि तकरीबन हमको 21% से ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं अगर हम कंपनी के क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपेयर करें डिसबर्समेंट को, जो कि 12,731 मिलियन से कम होकर के 12,435 मिलियन के हो चुके हैं, वहीं इनके एसेट अंडर मैनेजमेंट क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 1,27,127 मिलियन से बढ़ करके 1,34,787 मिलियन के हो चुके हैं। दोस्तों, अगर हम कंपनी की कॉस्ट ऑफ बोरोइंग और स्प्रेड की बात करें तो जहां लास्ट ईयर FY25 में ये 8.4% की रही है कॉस्ट ऑफ बोरोइंग, वहीं इनका स्प्रेड 13.6% का रहा है, जो कि लास्ट ईयर से कंपेयर करने पे हमें सेम ही दिखाई देता है। बट इनकी कॉस्ट ऑफ बोरोइंग 8.2% से बढ़कर के 8.4 ईयर की परसेंट की हो चुकी है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। अगर हम इनके क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपेयर करें तो ये हमें 13.5% की दिखाई देती है, जबकि इनका स्प्रेड हमें 8.4% का दिखाई देता है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी। दोस्तों, अगर हम होम फर्स्ट फाइनेंस के फाइनेंशियल्स की बात करें तो जहां इनका मार्केट कैप 13,500 करोड़ का है, वहीं स्टॉक का पी तकरीबन 32 का है और ROCE 11.4% का है। वहीं इनका ROE 16.5 का है, जो कि एप्टस वैल्यू से थोड़ा सा कम दिखाई देता है। अगर हम इसकी सेल्स ग्रोथ की बात करें तो 35% की रही है, वहीं प्रॉफिट ग्रोथ इनकी 27% की रही है, और प्राइस टू बुक भी 4.69 का है। वहीं इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी 80% के अराउंड है। अगर हम इनके पी को देखें तो कंपनी स्टॉक का पी जो है वो तकरीबन हमें 29.4 का दिखाई देता है, जबकि मीडियन पी 31 का है। तो पी के मामले में ये हमें थोड़ी सी अंडर वैल्यू दिखाई दे रही है। अगर हम इसको इंडस्ट्री के पी के साथ कंपेयर करें तो इंडस्ट्री के पी से कंपेयर करने पे इसका पी थोड़ा सा ज्यादा जरूर दिखाई देता है। अगर हम ROCE की बात करें तो एप्टस वैल्यू का जहां ROCE वो तकरीबन 15.5% का है, वहीं इनका होम फर्स्ट फाइनेंस का 11.35% का है। अगर हम ROE को भी कंपेयर करें तो ROE भी एप्टस वैल्यू का 18.58 का है, जबकि होम फर्स्ट का मात्र 16.46 का है। ROA भी इनका थोड़ा सा कम दिखाई देता है होम फर्स्ट का, जो कि 3.51% का है, जबकि एप्टस वैल्यू का 7.42% का है। अगर हम इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन को कंपेयर करें तो वो भी एप्टस वैल्यू के 84% के दिखाई देते हैं, जबकि इनके सिर्फ 80% के दिखाई देते हैं। अगर हम कंपनी की सेल्स ग्रोथ की बात करें तो कंपनी ने जो सेल्स रिपोर्ट करी है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे वो 34% से बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, जो लास्ट क्वार्टर में 32% से बढ़ रही थी और लास्ट ईयर में 37% से बढ़ रही थी। तो अगर हम इसे देखें तो 31% इनकी सेल्स में हमें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ दिखाई दे रही है, और इनके प्रॉफिट में भी हमें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ देखने को मिल रही है, जो कि तकरीबन 27% से बढ़कर के 35% की हो गई है। अगर हम इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन या फाइनेंशियल मार्जिन की बात करें जो कि 35% तक पहुंच चुके हैं 33% से। होम फर्स्ट फाइनेंस के अगर हम एनपीएस को कंपेयर करें तो एनपीएस में भी हमें कमी दिखाई देती है, जो कि 2.9% से घट करके अब 1.8% के हो चुके हैं। अगर हम इनकी 3 साल की सेल्स देखें तो 3 साल की सेल्स काफी अच्छी है 37% की, और 5 साल की सेल्स भी 30% की रही है। वहीं इनका प्रॉफिट ग्रोथ 27% का 3 साल का है और 5 साल का 37% का है, और स्टॉक प्राइस 3 साल में सिर्फ 10% ही बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं इनकी रिटर्न ऑन इक्विटी 3 साल में 15% की है और 5 साल में 14% की है। अगर हम कंपनीज में शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें तो शेयर होल्डिंग में भी एफआईआईस भी दिखाई देते हैं, जो कि 37% के अराउंड है, और डीआईआईस भी 21% के अराउंड है। वहीं इनके प्रमोटर्स भी 12% के अराउंड हमें दिखाई देते हैं, जबकि पब्लिक का पार्टिसिपेशन 28% का है। तो दोस्तों, ये थे आपके होम फर्स्ट फाइनेंस के फाइनेंशियल्स। तो दोस्तों, आपने होम फर्स्ट फाइनेंस के भी फाइनेंशियल्स देखे और एप्टस वैल्यू के भी फाइनेंशियल्स देखे, तो आपको कौन सा स्टॉक बेहतर दिखाई दिया और आपके पोर्टफोलियो में बेटर सूट करता है,
ये हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज के लिए है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं दोस्तों किसी और वीडियो में किसी और कंपनी से कंपैरिजन के साथ। तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग।